कभी सोचा है कि कैसे धर्म और राजनीति की दो बिल्कुल अलग अलग धाराएं एक होकर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एक विशाल लहर बन सकती हैं? आज हम बात कर रहे हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन की। भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक ऐसा पन्ना जिसने आगे की पूरी कहानी ही बदल दी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक तरफ तुर्की के खलीफा का धार्मिक मुद्दा और दूसरी तरफ भारत की आज़ादी की राजनीतिक लड़ाई, ये दोनों एक कैसे हो गए? चलिए इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। समय था पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद का भारत, और उस वक्त हवा में सिर्फ धूल नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश राज के खिलाफ एक गहरा गुस्सा, एक बेचैनी थी जो अंदर ही अंदर उबल रही थी। और ये गुस्सा बेवजह नहीं था, इसकी कई वजहें थीं। पहले आया रॉलेट एक्ट। सोचिए, बिना किसी मुकदमे के किसी को भी जेल में डाल देने का कानून। फिर हुआ जलियांवाला बाग का वो भयानक नरसंहार जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। और हद तो तब हो गई जब हंटर कमीशन ने जनरल डायर को लगभग बरी ही कर दिया। ये तो जले पर नमक छिड़कने जैसा था। और इस सब के ऊपर से जबरदस्त आर्थिक तंगी ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी थी। तो माहौल पहले से ही काफी गर्म था, और इसी बीच एक और मुद्दा सामने आया जिसकी गूंज सरहदों के पार से आ रही थी। ये था खिलाफत का मुद्दा। और ये सिर्फ कोई धार्मिक मामला नहीं था, ये भारतीय मुसलमानों के लिए उनकी पहचान और सम्मान का सवाल बन गया था। तो ये खलीफा थे कौन? आसान भाषा में खलीफा मतलब दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु, और उस दौर में ये पदवी तुर्की के ऑटोमन सुल्तान के पास थी। भारत के मुसलमानों के लिए वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो इस्लाम की एकता और गौरव का प्रतीक थे। अब हुआ ये कि पहले विश्व युद्ध में तुर्की ने ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी का साथ दे दिया, और जब जंग खत्म हुई तो विजेता ब्रिटेन और उसके साथियों ने ऑटोमन साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और सबसे बड़ी बात, खलीफा की सारी शक्तियां छीन ली। भारत में मुसलमानों के लिए ये एक बहुत बड़ा विश्वासघात था। उन्हें लगा कि उनके सबसे पवित्र प्रतीक पर हमला हुआ है। और इस अपमान का जवाब देने के लिए मैदान में उतरे दो जबरदस्त नेता, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली। उन्होंने 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई। उनका मकसद बिल्कुल साफ था, ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालना कि वो तुर्की के साथ इंसाफ करे और खलीफा का सम्मान बहाल करे। और बस यहीं पर एंट्री होती है महात्मा गांधी की। उन्होंने इस स्थिति में एक ऐसा मौका देखा जो शायद ही किसी और को दिखा हो। उन्हें लगा कि अगर भारत की आज़ादी की चाहत और मुसलमानों के अपने खलीफा के सम्मान की लड़ाई, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एक ऐसी ताकत पैदा होगी जिसे रोकना नामुमकिन होगा। गांधी जी का संदेश एकदम साफ था, लेकिन बहुत शक्तिशाली, स्वराज। पर उनके लिए स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक आज़ादी नहीं था। नहीं, इसका मतलब था देश का सम्मान वापस लाना, एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां जलियांवाला बाग जैसा अन्याय या खिलाफत जैसा अपमान फिर कभी ना हो सके। तो गांधी जी के लिए खिलाफत का मुद्दा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक सुनहरा मौका था। उन्हें पता था कि अगर ये दो सबसे बड़े समुदाय ब्रिटिश राज के खिलाफ एक साथ खड़े हो गए तो आज़ादी की लड़ाई को वो रफ्तार मिलेगी जो पहले कभी नहीं मिली थी। और फिर वो दिन आया, 1 अगस्त 1920। जब आंदोलन शुरू हुआ तो वो कोई मामूली लहर नहीं थी, वो एक सुनामी थी। पूरा देश विरोध प्रदर्शनों, हड़तालों और बहिष्कार की आग में घिर गया। सच में ऐसा जन आंदोलन भारत ने पहले कभी नहीं देखा था। इस आंदोलन का हथियार क्या था? एक बहुत ही सरल लेकिन उतना ही ताकतवर विचार, असहयोग यानी नॉन कोऑपरेशन। मतलब ब्रिटिश सिस्टम के साथ किसी भी तरह का सहयोग न करना। वकीलों ने अदालतें छोड़ी, छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़े, लोगों ने विदेशी सामानों की होली जलाई और गर्व से स्वदेशी, खास करके खादी पहनना शुरू कर दिया। और इसका असर कमाल का था। इस चार्ट को देखिए, सिर्फ 2 साल के अंदर विदेशी कपड़ों का आयात लगभग आधा हो गया। ये ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के दिल पर एक सीधा वार था। और ये मत सोचिए कि आंदोलन सिर्फ बड़े शहरों तक ही था। बिल्कुल नहीं, ये सही मायनों में एक जन आंदोलन था। छात्र, महिलाएं, किसान, व्यापारी, शहरों के गरीब लोग, समाज का हर तबका इसमें शामिल हुआ। पहली बार राष्ट्रवाद की भावना देश के कोने कोने तक पहुंची। लोगों का समर्थन सिर्फ जोश और नारों तक सीमित नहीं था, वो आर्थिक भी था। तिलक स्वराज फंड बनाया गया, और जानते हैं उसमें कितने पैसे जमा हुए? 1 करोड़ रुपए।
उस जमाने में ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। इससे साफ था कि लोग आज़ादी के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार थे। आंदोलन बिल्कुल अपने चरम पर था। ऐसा लगने लगा था कि बस अब आज़ादी दूर नहीं। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरा खेल ही पलट दिया। तो सवाल ये है कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो आखिर ये आंदोलन रोका क्यों गया? अचानक सब कुछ बंद क्यों? इसका जवाब मिलता है चौरी चौरा नाम की एक जगह से। फरवरी 1922 की बात है। वहां एक विरोध प्रदर्शन चल रहा था जो अचानक हिंसक हो गया। गुस्साई भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी और उसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। जैसे ही गांधी जी को इस हिंसा की खबर मिली, वो अंदर तक हिल गए। उनके लिए अहिंसा सिर्फ कोई रणनीति नहीं थी, वो उनका सबसे बड़ा सिद्धांत था। उन्हें महसूस हुआ कि देश अभी इस तरह की लड़ाई के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने फौरन पूरे आंदोलन को वापस लेने का ऐलान कर दिया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने सबको, उनके सबसे करीबी नेताओं को भी चौंका दिया। लेकिन गांधी जी अपने उसूलों पर अडिग थे। तो क्या ये सब बेकार गया? क्या ये आंदोलन एक विफलता थी? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। एक तरह से हाँ भी और एक तरह से ना भी। चलिए इसकी विरासत को जरा आराम से समझते हैं। अगर हम फौरी नतीजों को देखें तो हाँ, ये फेल हो गया। स्वराज नहीं मिला और तुर्की में भी खलीफा का पद 1924 में खत्म कर दिया गया। तो दोनों मुख्य लक्ष्य पूरे नहीं हुए। लेकिन अगर हम इसका दूरगामी असर देखें तो इसकी जीत बहुत बड़ी थी। इसने राष्ट्रवाद को घर घर तक पहुंचा दिया, एक पूरी पीढ़ी को राजनीतिक रूप से जगा दिया। इसने साबित कर दिया कि जनता की ताकत क्या होती है, और इसने गांधी जी को आज़ादी की लड़ाई का सबसे बड़ा निर्विवाद नेता बना दिया। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या कोई आंदोलन फेल होकर भी कामयाब हो सकता है? खिलाफत और असहयोग आंदोलन शायद इस विरोधाभास का सबसे बड़ा उदाहरण है। एक ऐसा आंदोलन जो अपने तात्कालिक मकासदों में तो नाकाम रहा, लेकिन जिसने हिंदुस्तान की आज़ादी की बुनियाद को हमेशा हमेशा के लिए मजबूत कर दिया।